हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट के PYQs के सेशन नंबर 4 कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा हम लोगों ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा सेशन नंबर 4 है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग अपने सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 60%, बाई वॉट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आज का जो सेशन है उसके जो PYQs हैं वो उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल रहने वाला है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर लेवल हाई आता है तो किस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपको मेंसुरेशन का लग रहा है तो मैं ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको थोड़े से मेंसुरेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। तो जो बेसिक फॉर्मूलेज है ना, जैसे एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप जो है आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन परसेंटेज मेंशन है तो आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। तो मैं सबसे आसान तरीका क्या है, मैं मान लेता हूँ लेंथ कितनी है 100 और विड्थ भी कितनी है स्टार्ट में 100। अब उसने बोला कि लेंथ जो है वो 60% से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब अब न्यू लेंथ मैं क्या लिख लेता हूँ, L न्यू। तो न्यू लेंथ कितनी होगी, 60% से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मेरी लेंथ कितनी बन गई, 160। बाय व्हाट परसेंट वुड बी द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। इसका मतलब एरिया सेम होने वाला है। तो पहले केस में एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 10,000। अब भी वो बोल रहा है कि एरिया क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसका मतलब एरिया अब भी कितना रहना चाहिए, 10,000 ही रहना चाहिए। तो विड्थ मेरी कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ विड्थ मेरी है x। तो अभी भी आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। यहाँ से आपका x किसके बराबर होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 160। ये यहाँ से कटेगा तो आएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 4 से काटूंगा तो 25, 2 से काटूंगा तो 5, ये आएगा 125 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 62.5। इसका मतलब अब मेरी विड्थ कितनी आ गई, 62.5। अब उसने क्या पूछा है, पहले मेरी विड्थ कितनी थी, पहले मेरी विड्थ थी 100, अब मेरी कितनी आ गई 62.5। तो बताओ कितनी डिक्रीज हुई, वही तो उसने पूछा है, बाई व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड। तो कितनी डिक्रीज हुई, इनमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 37.5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 37.5%। तो आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है, तो अपने आप को उस तरीके से रेडी कर लेना। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ये आपका नंबर सीरीज में या फिर नंबर सीरीज जो चैप्टर होता है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे ये किसी भी टॉपिक में आ सकते हैं, ये रीजनिंग में भी आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक में घुस जाता है, इसका कुछ सिलेबस नहीं रहता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे। 14 और 28 का डिफरेंस कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद 28 और 35 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना होता है, 11 होता है। इसके बाद इसका डिफरेंस 10 होता है। इसके बाद इसका डिफरेंस 28 होता है। तो आपको डिफरेंस से कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा होगा। तो जब भी आपको ऐसा समझ ना आए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उस केस में, आपको क्या करना है, ये सीरीज़ मैंने यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। 46, 56 और 84। अब अगर पहला नंबर देखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 से डिवाइड होता है। ये वाला भी आपको पता है कि 7 से होता है, ये वाला भी 7 से जाता है, ये वाला भी 7 से जाता है और ये वाला भी 7 से जाता है। उसमें आपको एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो 7 से नहीं जाता। इट मीन्स ये जो 7 से नहीं जा रहा ये हमारे सीरीज में क्या है, ऑड नंबर है, मतलब ऑड वन आउट है, जो कि इस पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा। तो 46 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्कीज सैलरी इज 75% मोर देन आशूज। इसका मतलब मेरे पास दो लोग हैं, एक है मेरे पास विक्की, एक है मेरे पास आशू। अब विक्की की सैलरी 75% आशू से ज़्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ आशू की सैलरी कितनी है, 100। तो विक्की की कितनी हो जाएगी, 75% ज़्यादा, मतलब 175 हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि
उसके बाद देखो, विक्की गॉट अ रेज ऑफ 40% ऑन हिज सैलरी। अब विक्की को 40% रेज मिला, तो विक्की की न्यू सैलरी किसके बराबर हो जाएगी? 175। ये तो पुरानी सैलरी थी, प्लस 40% इसको रेज मिला 175 का। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, 1 सेकेंड, 175 प्लस इसको मैं दोबारा से काट सकता हूँ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, यहाँ से 5 से काटूंगा, 5 इंटू 3 15 और 2 बचेगा 25, 5 इंटू 5 25, 35 इंटू 2 मतलब 70। तो ये मेरे पास हो जाएगा 170 और 70 140 और 145। तो विक्की की न्यू सैलरी मेरे पास कितनी हो जाएगी? 145। आशु को रेज मिला है 25% का। तो अगर आशु की पुरानी सैलरी 100 थी तो आशु की न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 25% ऑफ 100 मतलब आशु की सैलरी हो जाएगी 125। अब उसने क्या बोला है? बाई व्हाट परसेंट इज विक्कीज सैलरी मोर देन आशुज सैलरी। अब वो बोल रहा है कि विक्की की सैलरी अब जो नई सैलरी है वो कितनी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है? 145 में से अगर मैं 125 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितनी ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। लेकिन उसने पूछा क्या है? परसेंटेज। तो डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा? किसकी सैलरी की बात की गई है? विक्की की सैलरी की बात की गई है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अंशु की सैलरी से, आशु की सैलरी से, सॉरी। तो 120 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे करना पड़ेगा। ये 25 से जाता है, आपको पता है। 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16%। 16% तो ऑप्शन नहीं है, आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक की है। एक बार दोबारा रीचेक करो। 175 100, हाँ यहाँ पे 175 प्लस 70 था ना, तो ये 245 होना था, ना कि 145। ठीक है, अब यहाँ से 245 में से जब मैं 125 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 120। अब यहाँ से मुझे ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखना। 125, 1 सेकेंड, 120 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। अब भी ये जाएगा 25 से, 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, इससे करूँगा 5 इंटू 2 10, कितना बचा? 2, तो 20 बन गया। 5 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 96%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 96%। हमने क्या किया था? यहाँ पे 145 कर दिया था, तो उसकी वजह से हमारी आगे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:5:3 ऑन वर्किंग टुगेदर। ऑल 3 ऑफ देम कैन कंप्लीट वर्क इन 27 डेज। इसका मतलब आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था, टोटल वर्क किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब ये जो एफिशिएंसी की रेशो मुझे दी हुई है, तो अगर मैं टोटल यहाँ से वर्क निकालूँ तो किसके बराबर होगा? तीनों का। 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 10। और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं तीनों को मिलके? 27। तो इसका मतलब कि 270 जो है हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछा है? इन हाउ मैनी डेज विल बोथ बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क। अब क्या उनको बी और सी को टोटल काम करना है? नहीं, उनको कितना काम करना है? 4/9। तो मैं क्या लिखूंगा? करना किसको है? बी और सी को। तो बी और सी के डेज किसके बराबर होंगे? यहाँ से अब अगर आप देखो कि नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल काम उनको कितना करना है? 270 नहीं करना, बल्कि उसका 4/9 पार्ट करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 8। तो यहाँ से अगर मैं कट करूँ, 4 इंटू 2 8, 9 से कट करूँगा तो 30 आ जाएगा, और 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 15 डेज। तो अगर बी और सी को काम करना होगा और बी और सी को 4/9 पार्ट काम करना होगा, तो उन दोनों को 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका जेकेएसएसबी का ही 2025 का ही पीवाईक्यू है। तो क्या बोल रहा है? P and Q can do a piece of work in 32 and 40 days respectively. They began to work together, but P leaves after some time, and Q completes remaining work in 16 days. After how many days did P leave? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक कुछ काम करके चला जाता है और दूसरा बाकी का काम करता है, उस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से अप्रोच करना है? सबसे पहले तो देखो, P जो है, P कितने दिन में काम कर रहा है? हमारा 32 डेज ले रहा है टोटल काम करने में, और Q जो है वो 40 डेज ले रहा है टोटल काम करने में। तो हमको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो आप इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हो। इसका एलसीएम आएगा कितना? 160। तो इसका मतलब P की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी? 160 डिवाइडेड बाय 32।
तो कितना हो जाएगा पी की एफिशिएंसी, ये हो जाएगी 5। क्यू की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, 160 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि क्यू जो है वो बाकी का वर्क जो है वो 16 दिन में ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब क्यू जो है वो 16 दिन तो काम कर ही रहा है, ठीक है। 16 दिन अगर क्यू काम करता है तो क्यू 16 दिन में 16 डेज में क्यू का वर्क कितना होगा, 16 इंटू 4 जो कि है 64। तो टोटल काम क्यू कितना कर चुका होगा, 64। टोटल काम था कितना, 160, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 196। अब क्या बोला था, दे बिगन टू वर्क टुगेदर, तो इसका मतलब ये 196 नहीं, सिर्फ 96। तो ये जो 96 काम है ये दोनों पी और क्यू मिलके कर रहे होंगे, तो 96 जो है वो पी और क्यू मिलके, तो पी और क्यू मिलके मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो कितना आ जाएगा मेरा, इसको मैं करूंगा अगर, तो ये आ जाएगा मेरा 10 6/9। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 से करूंगा, 3 इंटू 2 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 10 2/3। लेकिन मुझे इस फॉर्म में नहीं दिया, मुझे किस फॉर्म में दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 2 32 डिवाइडेड बाई 3। तो इतने दिन बाद क्यू जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। इतने दिन लगेंगे, तो सॉरी पी इतने दिन बाद लीव कर जाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था 9 से डिविजिबल मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है उसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर है मेरे पास 7609, तो 9 ये तो डिविजिबल होगा। 7 और 6 कितने होते हैं, 13। अब 13 का सम कितना होता है, 4, तो 4 तो डिविजिबल नहीं है 9 से। जब तक इसको मैं स्मॉलेस्ट 9 नहीं बनाऊंगा तब तक तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से। तो इसका मतलब मुझे इसमें 5 एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर, ताकि मेरा ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो लीस्ट मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन JKSSB 2025 या 2024 का PYQ है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ सम ऑफ 6 नंबर्स, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 मतलब 48। When 3 new numbers are included in such a way that the first number is twice the second number। तो मतलब 3 नंबर ऐड करनी है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड। तो मैं मान लेता हूँ थर्ड नंबर कितना है मेरा, x। सेकंड नंबर जो है वो 3 टाइम्स द थर्ड है, इसका मतलब सेकंड नंबर 3x हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर जो है वो ट्वाइस द सेकंड है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो जब मैं ये तीनों नंबर इसमें इंक्लूड करता हूँ, इसका मतलब 48 प्लस 6x प्लस 3x प्लस x, जब मैं ये तीनों नंबर इंक्लूड करता हूँ तो एवरेज ऑफ 9 नंबर्स कितनी बन जाती है, 12। तो ये 9 नंबर बन गए, इनकी एवरेज कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। ये मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 48 प्लस 6 3 9 और 1 10 प्लस 10x इक्वल्स टू 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब 10x इक्वल्स टू 108 माइनस 48, यहाँ से x मेरा आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10 जो कि आ जाएगा 6। अब x मेरे पास 6 आ गया। अब उसने मुझे जो भी पूछा होगा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जैसे कि What will be the difference of first and third among the new numbers। तो मतलब पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस होगा, पहला नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तीनों इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 5x का। x मेरे पास 6 आ चुका है, तो 5x किसके बराबर होगा, 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी JKSSB का PYQ है। 7 years ago, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ बिफोर 7 years और 7 years ago मैं लिख लेता हूँ। मीराज एज वॉज इक्वल टू हीनाज प्रेजेंट एज, ठीक है। 7 साल पहले मीरा की जो एज है वो हीना की प्रेजेंट एज से के बराबर है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, सपोज इसको छोड़ो, पहले मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मीरा जो है मैं मान लेता हूँ वो है x, और प्रेजेंट एज ऑफ हीना जो है वो मैं मान लेता हूँ y है। अब वो बोल रहा है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या बोल रहा है, मीरा की एज। तो मीरा की एज 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, जो कि प्रेजेंट एज ऑफ हीना के बराबर है। मतलब x माइनस 7 जो है वो y के बराबर है। यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब बोल रहा है सम ऑफ मीराज एज 10 years फ्रॉम नाउ।
मीरा की एज 10 साल के बाद मतलब x प्लस 10, ये किसके बराबर, एंड हीनाज एज 5 ईयर्स अगो, और 5 साल पहले हीना की एज, इन दोनों का सम कितना बोल रहा है, 94 बोल रहा है। तो ये मेरे पास इक्वेशन दूसरी आ गई। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 94, यहाँ से आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 89 आ जाएगा। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पहली इक्वेशन जो है ना, पहली इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब मैं दोनों को अगर ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 96। तो x यहाँ से आ जाएगा मेरा, अगर 96 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से मैं करूँगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 8, तो x मेरे पास आ गया 48। तो अगर मेरे पास x 48 है तो y कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से अगर करूँ x अगर 48 है तो y कितना हो जाएगा मेरा 48 माइनस 7 जो कि आ जाएगा 41। तो y की प्रेजेंट एज आ गई 41, मतलब हीना की एज जो है वो 41 है और दूसरा कौन था, मीरा की एज जो है वो 48 है। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या पूछा है, अब देखो, What was Reena's age 12 years ago if Reena is 6 years younger to Hina? अब रीना जो है वो 6 साल छोटी है हीना से, तो हीना की अगर प्रेजेंट एज 41 है तो रीना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 41 माइनस 6 जो कि कितना हो जाएगा 35। ये रीना की कौन सी एज आई, प्रेजेंट एज। लेकिन उसने क्या पूछा है, रीना की एज 12 साल पहले, इसका मतलब रीना की 12 ईयर्स एगो एज कितनी होगी, 35 माइनस 12 जो कि कितना हो जाएगा 23 ईयर्स। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। सो सपोज कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 और मार्क्ड प्राइस कितना है 20% ज़्यादा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 20 ज़्यादा मतलब 120। He then allows some discount on marked price so that he makes a profit of 10%। अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 है और प्रॉफिट 10% हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तभी तो 10% प्रॉफिट होगा। अब वो बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना होगा। आपको पता है डिस्काउंट किसके बराबर होता है, डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो होता है MP माइनस SP डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो MP माइनस SP इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 120 माइनस 110 मतलब 10 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय MP कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे करना है। अब यहाँ से ये 0 ये गया तो 100 डिवाइडेड बाय 12 आया, तो 12 इंटू 8 96, तो बचा 4/12। तो यहाँ से अगर मैं कट करूँगा 4 इंटू 1 4 इंटू 3 तो 8 1/3% मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन इंजॉयबल लगा होगा। आपको क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से लेवल के लगे होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और ऐसा मोटिवेशन हमें देते रहो ताकि हम आपके लिए और लेक्चर लाते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अपने सेशन नंबर 5 में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।